हेलो दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि सभी को। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का आंसर करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने सेट लिया है 2024 का 25 का 824 CL, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे इनका हम इमेज यहाँ लगा देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा और हम यहाँ एक साइड में क्वेश्चंस को हल करते रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप वहाँ पढ़ पा रहे होंगे। अवतल दर्पण द्वारा बना बिंब किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का है तो बिंब रखा है। देखो, पहले तो हम अवतल दर्पण को पूरा एक बार में 30 सेकंड में रिपीट करने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण टोटल 6 जगह पर वस्तु रखी जा सकती है, 6 जगह पर वस्तु रखी जा सकती है, और जिसमें 5 जगह से वास्तविक प्राप्त होगा, 5 जगह से वास्तविक प्राप्त होगा, और एक ऐसी जगह होगी जहां से आभासी प्राप्त होगा। आभासी प्राप्त होगा एक जगह से। आभासी कहां प्राप्त होगा? जब वस्तु रखी हो F व P के बीच। F व P के बीच में अगर कभी वस्तु को रख दिया जाएगा तो प्रतिबिंब जो होगा आपका वो हमेशा आभासी मिलेगा। आभासी जो होगा अवतल से वो बड़ा होगा। आभासी अवतल से जो होगा वो बड़ा होगा, उत्तल से जो होगा वो सदैव सीधा होगा। ये बेसिक सी बात। अब ये वास्तविक के लिए कौन कौन से पोजीशन है? पहले पर आप जान लीजिए इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी एंड C के बीच कहीं भी रख देंगे, तीसरा C पर, चौथा बिटवीन C एंड F, और पांचवा एट F। ये 5 पोजीशन ऐसे हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा अवतल दर्पण से, और ये एक पोजीशन ऐसा है जब आभासी मिलेगा। तो इस प्रश्न पे आइए फिर से। अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक है एवं बिंब के ही आकार का है तो बिंब कहाँ रखा है? बिंब के आकार का तब होगा जब वस्तु C पर रखा हो। जब वस्तु कहां पर रखा हो? C पर रखा हो। यहां देख लीजिए, यहाँ पॉइंट साइज मिलेगा, बिंदु आकार का मिलेगा, यहाँ छोटा मिलेगा, यहाँ छोटा मिलेगा, यहाँ समान आकार का मिल जाएगा, और ये जब आप बिटवीन C एंड F रखें देंगे तो फिर बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा, और ये इनफाइनाइट पर बनेगा तो इसको हम विवर्धित कह देते हैं, बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो फिर इस प्रश्न का आंसर है समान। और विकल्प संख्या अगर आप देख पा रहे होंगे तो इन्होंने पहले लिखा दर्पण के फोकस पर नहीं, जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, विवर्धित बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच जब रखेंगे तो बड़ा बनेगा। आगे अगला विकल्प दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बिल्कुल C पर, तीसरा विकल्प सही है। और संयोग देखिए हमने तीसरे पर इसे लिखा भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इसको मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। देखिए, कोई बीकर है इनके पास और बीकर में यहाँ तक कुछ जल भरा होगा या जो भी जल ही भरा होगा, पारदर्शी माध्यम, और यहाँ इन्होंने एक नींबू रखा हुआ है, नींबू रखा हुआ है। जब आप देखेंगे तो आंख आपकी यहाँ बाहर, यहां से देखेंगे, और नेत्र का प्रकाश पहले ट्रेवल करेगा, चलेगा वायु में, और फिर ये जाएगा जल में। वायु से जल में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। विकल्प ढूंढेंगे। पहला विकल्प इन्होंने लिखा है परावर्तन, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा ध्रुवण, ध्रुवण 10 के सिलेबस में ही नहीं है। तीसरा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन नहीं। और चौथा विकल्प है अपवर्तन, तो चौथा विकल्प इनका अपवर्तन सही होगा। इस प्रश्न में अपवर्तन के साथ जाएंगे हम लोग, ये सही विकल्प है। देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का प्रयास होता है। बिल्कुल, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र है, एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का जो रेंज होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और एक स्वस्थ नेत्र अनंत तक देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ये विकल्प जहां मिले वहीं लॉक कर दीजिए। पहला विकल्प है 25 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक, नहीं। दूसरा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है इस प्रश्न में।
इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, उसके साथ जाएंगे। तीसरे प्रश्न के बाद चौथे पर बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस से बिंब की दूरी होगी। देखिए एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसको हल करेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न में इन्होंने कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। देखिए f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये अवतल है इसलिए हम लोग माइनस में लिखेंगे, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आगे इसके अक्ष पर कोई बिंब मतलब वस्तु रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी b बराबर 30 सेंटीमीटर। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, अवतल लेंस हमेशा बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये बेसिक सी बात है, याद रखनी पड़ेगी। हम यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे आपके लिए। देखिए दर्पण, अगर दर्पण है तो दर्पण भी दो तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है। कोई दर्पण अगर आभासी प्रतिबिंब बनाया है तो ध्यान रखिएगा V का चिन्ह हमेशा पॉजिटिव आएगा, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी यानी V की वैल्यू निगेटिव में लिखी जाएगी। ठीक है। अब दूसरा ये भी ध्यान रखें, आभासी सदैव आभासी कौन बनाता है, तो वो उत्तल दर्पण है। सदैव आभासी अगर कोई बनाता है तो वो उत्तल दर्पण है। लेकिन लेंस में थोड़ा सा इसका अपोजिट है, लेंस भी दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है। लेंस में अपोजिट है, बी का चिन्ह एकदम उल्टा लिखते हैं, ध्यान रहे। हालांकि ये प्रश्न इतना बड़ा नहीं है जितना समय इसमें हम ले रहे हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन में आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं। लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो याद रखना बच्चों, बी का चिन्ह सदैव पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो बी का चिन्ह सदैव निगेटिव लिया जाएगा। ये बेसिक सी बात है, याद रहे हमेशा। अब यहाँ ध्यान रहे, लेंस हमारा कौन है, अवतल लेंस। अवतल लेंस केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है, ये आप पढ़े हुए हैं। तो फिर V का जो चिन्ह होगा वो निगेटिव लिखा जाएगा। अब फिर इस प्रश्न में कहा है कि लेंस से बिंब की दूरी यानी U का मान पूछा है। बहुत सिंपल है, लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र लगाएंगे हम लोग, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f वैल्यू दे रखी है, u चाहिए, पक्षांतर कर लेते हैं, u को इधर ले आते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/v, f उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑफ 1/f, तो 1/v की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, u ये ज्ञात करना है। v की वैल्यू है -30, माइनस 1/30 और माइनस एक यहाँ। अब f की वैल्यू खुद माइनस तो ये प्लस हो गया 1/20। एलसीएम दोनों का 60 हो जाएगा, 30 से 2 बार में 60 कट जा रहा है तो -2 और प्लस 20 3 60 तो प्लस में 1। ओके, तो -2 प्लस में 1 तो -1/60। ये 1/u की वैल्यू है, तो u का मान जो है वो माइनस में 60 सेंटीमीटर। देखेंगे कि विकल्प में कौन से स्थान पर है। विकल्प में आप देख पा रहे होंगे डी वाला विकल्प सही है, डी वाला विकल्प एकदम सही है। देख लीजिए इस प्रश्न को। देखिए ये प्रश्न है आपका, दो प्रतिरोधक हैं 10 ओम के, दोनों 10 ओम के हैं और समांतर क्रम में जुड़े हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। ऐसे प्रश्नों में आप सबसे पहले चित्र बना लीजिए। दो प्रतिरोध हैं, और एक बैटरी लगी है। देख लें, बैटरी प्रश्न में कहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी है और दोनों प्रतिरोध 10-10 ओम के हैं। तो 10-10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, प्रवाहित आवेश Q ज्ञात करना है प्रति सेकंड एट t इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, समांतर में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10। आंसर आ गया 1/5। तो R की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 5 ओम।
इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो गया। आई निकाल लेंगे हम, आई इज इक्वल टू वी बाई आर लगा देंगे। वी का मान 10, आर का मान 5 आ चुका, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। अब आई इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं क्यू डिवाइड बाई टी। अब प्रति सेकेंड की बात चल रही है, यानी टी इज इक्वल टू 1, तो आई ही क्यू है या क्यू ही आई है, तो क्यू की वैल्यू आई का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 मात्रक होगा कूलॉम प्रति सेकेंड। देख लीजिए 2 कूलॉम पर सेकेंड। दूसरा विकल्प है, बी वाला विकल्प है इस प्रश्न में सही है। एक बार प्रश्न देख लीजिए आप सब। देख लिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में काफी इन्होंने कुछ कूट बनाया हुआ है। उस कूट को सबसे पहले हम बोर्ड पे लिख देंगे, चूंकि हो सकता है एडिट करने में पूरा ना आए। एक साइड इन्होंने लिख रखा है पहले पर प्रतिरोधकता है बिल्कुल। दूसरा स्थान पर विद्युत विभवांतर, हम विद्युत शब्द सब में से काट दे रहे हैं, विभवांतर। और तीसरे पर इन्होंने लिखा हुआ है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है। और चौथे पर इन्होंने लिख रखा है आवेश। इधर ये 1 2 थोड़ा हम गलत तरीके से लिख दिए हैं, अलग तरीके से 1 2 3 4। और इधर रोमन में पहले पर इन्होंने लिखा हुआ है कूलाम, और दूसरे पर लिखा हुआ है वाट घंटा, और तीसरे पर लिखा हुआ है जूल प्रति कूलाम, और चौथे पर लिखा हुआ है ओम मीटर। अब विकल्प इन्होंने कुछ लिखे हैं, हम वीडियो पॉज करके पहले पूरा विकल्प नोट कर दें, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये। तो देखिए पूरा प्रश्न हमने लिख दिया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि स्तंभ ए, ये स्तंभ ए है इनका, और इधर स्तंभ बी है। स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए, उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। दरअसल ऐसे प्रश्न पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते थे, लेकिन अब बोर्ड ने भी अपना थोड़ा सा स्तर बढ़ाया है। तो देखिए सरल है, ऐसे प्रश्नों को हल करने का बेसिक सा तरीका आप ये जान लीजिए। आप सही विकल्प बिल्कुल भी मत ढूंढिए, 4 विकल्पों में से आप गलत विकल्पों को काटते जाइए, फिर अपने आप एक सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। यहाँ हम थोड़ा सा बता दें, पहले को फर्स्ट, दूसरे को थर्ड, तीसरे को फोर्थ और चौथे को सेकंड। पहला सेकंड, दूसरा फर्स्ट, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ। पहला फोर्थ, दूसरा फर्स्ट, तीसरा सेकंड, चौथा थर्ड। पहला फोर्थ, दूसरा थर्ड, तीसरा सेकंड और चौथा फर्स्ट। इस तरह के 4 कूट दिए गए हैं, मतलब पहले हम इसमें से ढूंढेंगे, कूट बनाएंगे, और उसके बाद वही कूट इसमें ढूंढेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर का ओम, फिर मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो बचा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, तो देख पा रहे होंगे कि ये गया चौथे पर, पहला चौथे पर। अभी हमने केवल एक ढूंढा है, पहले को चौथे पर जाना है, तो हम देख रहे हैं कि ए वाले विकल्प में पहला पहले से मिला रहा है, मतलब ए वाला विकल्प तो सही नहीं हो सकता, और पहले को दूसरे से मिला रहा है बी वाले विकल्प में, तो बी वाला भी सही नहीं हो सकता। अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने केवल एक स्टेप किया है और 2 विकल्प गलत हो गए, मतलब अब हमारे पास चॉइस आ गया 2 में से ही कोई एक सही है। विभवांतर का बोल्ट होगा, और बोल्ट को हम V बराबर W/Q से ध्यान से देखो तो जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम तीसरे पर है, तो दूसरा जा रहा है तीसरे पर। अब ध्यान से देखिए, सी वाले विकल्प में दूसरा पहले पर इन्होंने लिखा है, इसलिए सी वाला भी गलत हो गया। तो टोटल 4 विकल्प थे, जिसमें 3 हम लोगों ने गलत दिखा दिया, तो एक ही बचा, चौथा सही है। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, पहला चौथे पे देखिए इसमें मिल रहा है, दूसरा तीसरे पर वो भी मिल रहा है। ऊर्जा का मात्रक हम वाट घंटे, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, तो ये दूसरे पर जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा दूसरे पर जा रहा है, और आवेश का कूलाम यानी चौथा पहले पर, तो ये आपको मिल गया। तो चौथा विकल्प एकदम सही है।
इसको आराम से देख लीजिए, बहुत सरल है, केवल मात्रक देखने हैं और केवल विद्युत धारा के चैप्टर के ही चारों विकल्प हैं। आराम से देख लीजिए, हो जाएगा फिर। चलिए 7 विकल्पों में से ये आपका 6वां विकल्प का क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन को हल करेंगे। सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा परिवर्तित होने लगती है या प्रवाहित होने लगती है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक टॉपिक आपको पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण समीप रखी दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। डिफिनीशन अगर आपको याद है तो फिर ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें विकल्प, पहला लिखा है वैद्युत प्रेरण, दूसरा लिखा है चुंबकीय प्रेरण, तीसरा लिखा है अन्योन्य प्रेरण, चौथा लिखा है स्वप्रेरण। गजब की बात है, चारों प्रेरण के ही हैं। तो विद्युत चुंबकीय, वैद्युत प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, जब 2 कुंडलियां समीप रखी जाएंगी, ध्यान से देख लीजिए, 2 कुंडलियां समीप रखी जाएंगी, एक में बैटरी से धारा प्रवाहित कराएंगे, दूसरे में कुछ नहीं बैटरी वगैरह लगाकर केवल एक अमीटर लगा देंगे, 2 कुंडलियां होंगी तो इसको हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण। 2 कुंडलियां होने पर अन्योन्य प्रेरण, यहां लिख दें अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। अगर एक ही कुंडली हो, ध्यान से देखिए, अगर एक ही कुंडली हो तो फिर इसको हम कहेंगे स्वप्रेरण। कुंडली अगर एक ही रह गई तो इसको कहेंगे स्वप्रेरण। और पहला जो इन्होंने लिखा है वैद्युत प्रेरण, ये कुछ सही शब्द नहीं है। चुंबकीय प्रेरण भी एक सही शब्द नहीं है, पूरा नाम होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। तो फिर इस प्रश्न में अन्योन्य प्रेरण सही है, जो कि सी वाले विकल्प पर है, तो इसमें सी वाला विकल्प एकदम सही है। तो ये 7 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब उपभाग सेकंड, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, उसको हल करते हैं। खंड बा, देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न है, किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना बताइए जबकि बिंब अनंत पर हो और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं हो। बहुत सरल सवाल है। दर्पण आपका उत्तल है, 2 ही जगह पर रखा भी जा सकता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, देखिएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दबे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे तो उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल, फोकस सेंटर उधर कहीं होगा। अनंत पर वस्तु है, 3 डॉटेड लाइनें दर्शा देंगे। प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से आएगी और ऐसे ही इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। पीछे की ओर बढ़ाने पर यह लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के फोकस से होकर के आई है। दूसरी प्रकाश की किरण को आप मुख्य अक्ष के नीचे से भी ऐसे ले आइए, मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के बाद ये किरण कुछ इस प्रकार से लौट जाएगी और यहाँ आपको इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि प्रकाश की ये किरण मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। तो आप देखेंगे 2 परावर्तित किरणों का कटान फोकस पर हो रहा है, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे इसको, क्योंकि किरणें वास्तविक रूप में इधर की ओर जा रही हैं, उधर पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा आभास हो रहा है कि वहां प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि ये प्रश्न 2 ही नंबर का है, तो जो हम लोग ये हमने आपको क्लास में बताया होगा कि आप इसके स्टेप को भी लिखा करिए कि सर्वप्रथम प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये सब बातें आपको इसमें नहीं लिखनी है। 2 नंबर के हैं, 2 किरण आरेख खींचने हैं। तो एक तो ये हो गया। हाँ, साइड में ये जरूर लिख देंगे कि इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, पोजीशन है एट एफ, फिर इमेज साइज, साइज जो है इनका वो है पॉइंट साइज, और इमेज नेचर, इमेज का नेचर जो है वो रियल ना होकर के यहाँ पर वर्चुअल है यानी आभासी है। तो ये पहला हो गया।
देख लीजिए, दूसरा कहा है इन्होंने, इसी में हम दूसरा कर देंगे, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं हो, अनंत व पी के बीच कहीं हो, अनंत व ध्रुव के बीच कहीं हो, तो बस एक किरण को बस करना क्या है, मिटा देना है। आधा चित्र हम वहीं यूज कर लेंगे, अनंत भी हटा देना है, वस्तु यहाँ कहीं रखी है, ये हो गया। तो प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस उत्तल दर्पण पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से चली गई, पीछे की ओर बढ़ाने पर यह लगा कि यह प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है। दूसरी किरण पोल पर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर से जितना कोण बनाते हुए यहाँ आएगी, उतने ही कोण पर नीचे से परावर्तन के बाद चली जाएगी। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह आभास होगा कि यहाँ एक कटान प्रतीत हुआ, और जहां कटान होगा उसी कटान पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया। अब जब इसको आप समझ गए तो उधर वो चीज भी हम चेंज कर देंगे। देखिए, अब ये प्रतिबिंब P और F के बीच बना है, तो इमेज पोजीशन बिटवीन P एंड F हो गया। इमेज का साइज दिख रहा है, किसी को भी दिख जाएगा। वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। और दर्पण चूंकि उत्तल है, तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनाएगा। देख लें, इसको बना लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है? ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न है। आवर्धन का अर्थ है कि सम्मुख रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा बना। आवर्धन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब यानी वस्तु, तो प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर आप सूत्र लिख सकते हैं I/O, जहां I इमेज साइज है और O ऑब्जेक्ट साइज है यानी वस्तु का आकार है। आगे इधर एक प्रश्न भी है, दूसरा है, देखिए, खंड बा के वर्णनात्मक प्रश्न में पहले प्रश्न का दूसरा भाग है ये। पहला हम लोगों ने किरण आरेख खींचा, दूसरा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है? डिफिनेशन बता दिया। 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है। यह वस्तु की दूरी है -15 सेंटीमीटर लिखा हमने। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। चूंकि लेंस यहाँ इन्होंने उत्तल कहा है, तो F की वैल्यू पॉजिटिव होगी 10 सेंटीमीटर, ये F हो गया। आगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी I की वैल्यू इन्होंने पूछा है। तो I इज इक्वल टू एक सिंपल सा सूत्र है, I नहीं, M इज इक्वल टू I/O। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले यम निकालना है। तो यम के लिए एक अन्य सूत्र है, यम इक्वल टू -V/U। तो U पता है, V निकालने के लिए लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू रख देंगे। f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू चूंकि माइनस में लिखी जाती है, तो -1/15 सेंटीमीटर। 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, 30। 10 से 30 3 बार में, तो 10 × 30 और -15 दूनी 30, तो ये आ गया 1/30। ये वैल्यू है 1/v की, तो v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इस सूत्र से यम इज इक्वल टू मिल जाएगा, यम इज इक्वल टू -v, v का मान है 30 और बटे u का मान है -15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया यम इज इक्वल टू 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो इस सूत्र से मिला I इज इक्वल टू यम गुणे O। तो यम का मान 2 आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का था, तो इमेज साइज 10 सेंटीमीटर हो गया। एक बार देख लीजिए आराम से, ना समझ में आए तो एक बार बैक करके वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में पूछा गया है
मानव नेत्र के दूसरे प्रश्न में दूसरे का पहला, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समंजन क्षमता देखिए, अभी हम लोग लेंस का एक सवाल लगाए, लेंस में यू का मान ज्यों ही बदलता है वी का मान बदल जाता है। यू का अर्थ वस्तु की स्थिति बदलते ही वी का अर्थ प्रतिबिंब की दूरी बदल जाती है। लेकिन नेत्र में क्या है कि प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनना चाहिए, यानी यू का मान कुछ भी हो, हमेशा वी का मान बदलना नहीं चाहिए, वो फिक्स है। अब लेंस सूत्र में हम देखते हैं तीन चीजें हैं, यू वी और एफ। सूत्र है 1/f = 1/b - 1/u। अब v कांस्टेंट हो गया, मानव नेत्र के लिए v का मान कभी भी नहीं बदलना चाहिए। u बदले लेकिन b ना बदले, तो जाहिर सी बात है अगर u बदलेगा तो f बदलेगा। अब नेत्र में सिलेरी मसल्स क्या करती हैं कि जैसे ये किताब हमने हाथ में ले रखा है, तो इसके ऊपर दबाव को अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो इसमें कर्वेचर नेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, और खींच दें तो कर्वेचर नेचर घट जाएगा, यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो यही काम सिलेरी मांसपेशियां करती हैं। दरअसल ऐसा आपको नहीं लिखना है, अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेत्र के लिए समंजन क्षमता जब पूछा जाए तो डिफिनेशन ये होगा, मानव नेत्र में सिलेरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव को कम या अधिक करके वस्तु की स्थिति बदलने पर भी प्रतिबिंब को सदैव रेटिना पर बनाती हैं। यह नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है, एक बार बैक करके दोबारा सुन सकते हैं आप। चलिए आगे इसी में इन्होंने पूछा है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सदैव रेटिना पर ही बनता है। ये थ्योरेटिकल प्रश्न था। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, निर्गत कोण एवं विचलन कोण इंगित कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रिज्म है, इसमें प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई, ये आपतित किरण है, तो इस तल पर प्रकाश आया तो ये हो गया अभिलंब। ये प्रिज्म कोण यहाँ सदैव बनता है ए। आपतन कोण है यहाँ, तो इसने हमने आई लिख दिया। क्योंकि इस तरह से प्रकाश की किरण आई है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाकर के इधर वायु है, ये कांच का बना है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर जब प्रकाश की किरण झुक गई तो अभिलंब और इस किरण के बीच बनने वाला कोण आई R1। अब यहाँ दूसरे फलक पर जब प्रकाश की किरण पहुंची तो यहाँ एक और अभिलंब खींच दिया जाएगा। ये अभिलंब हो गया, हम यहाँ ये लिख देते हैं, ये N1 ये पहला अभिलंब, ये N2 दूसरा अभिलंब। अब यहाँ पर प्रकाश कांच में है, अब वायु में जाएगा तो सीधा जाने के बजाय अभिलंब से दूर हटेगा, यानी इस प्रकार से बाहर आएगा। तो देखिए यहां जो कोण बना उसको E यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस या हिंदी में निर्गत कोण कहेंगे। हिंदी में इसे कहा जाएगा निर्गत कोण। अब यहां अगर कोई देखे, यहां कोई ऑब्जर्व करे इस लाइट को, तो इसे ये लगेगा कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चल करके आता है, तो फिर यहां ये प्रकाश सीधा पीछे की ओर हम बढ़ा देंगे। प्रारंभ में ये प्रकाश की किरण आगे की ओर इस प्रकार से जा रही थी, लेकिन निर्गत इधर हुई। देखिए प्रारंभ में प्रकाश की किरण का पथ कुछ इस प्रकार से था, लेकिन निर्गत इधर हुई, तो यहां पर जो कोण बना इसको हम डेल से प्रदर्शित करेंगे और इसको कहेंगे विचलन कोण। इसका नाम होगा विचलन कोण। विचलन कोण, ठीक है ना। अगर सूत्र पूछ लिया होता, खैर पूछा नहीं है, तो सूत्र याद रखिएगा। n बराबर सूत्र होगा साइन a प्लस डेल डिवाइड बाई 2, यहाँ डेल m होता है यानी अल्पतम कोण, और डिवाइड बाई साइन a बाई 2, जहां a अपवर्तक कोण कह सकते हैं, प्रिज्म कोण कह सकते हैं, डेल m न्यूनतम विचलन कोण है, और n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। यहीं पर अगर प्रिज्म पतला हो जाए बहुत, तो ये भी याद रखिएगा, पतले प्रिज्म का सूत्र, पतले प्रिज्म का सूत्र, पतले प्रिज्म का सूत्र होता है डेल m इक्वल टू n-1 इंटू a। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया। थोड़ा नामांकित चित्र बनाइएगा, खूब बड़ा बनाइएगा, बढ़िया साफ स्वच्छ बनाइएगा। आई के लिए आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण R1, यहाँ दूसरा कोण R2, ये E निर्गत कोण, और ये विचलन कोण, ठीक है ना। देख लीजिए चित्र को एक बार, दो बार प्रयास करेंगे, कंप्लीट आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न,
तीसरे प्रश्न में इन्होंने पूछा है ओम का नियम लिखिए। तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट, ओम का नियम लिखिए। तो देखिए ओम का नियम, अब हम देखेंगे कि ये 2 नंबर में है और एक न्यूमेरिकल भी है और कहा है ओम का नियम लिखिए। न्यूमेरिकल का हम किरण परिपथ चित्र बना लेते हैं। ये परिपथ बना हुआ है इस क्वेश्चन में। नीचे एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, 15 ओम के तीनों प्रतिरोध हैं। और 10 वोल्ट की बैटरी है। तो देखिए तीसरे के पहले क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे चित्र में, ओम का नियम लिखिए और दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। इस तरह से प्रश्न है इनका। तो ओम का नियम और 2 चीजें हैं और 2 नंबर में ही सवाल है, तो ओम के नियम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, सीधा सीधा लिख देना है। हम लोग पढ़े हैं B/I इज इक्वल टू आर, जहां आर कांस्टेंट है तो लिख देंगे किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा तार में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। बस इतना ही लिखना है, ये लिख देंगे। उसके बाद इस प्रश्न को देख लीजिए। इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर और धारा, धारा के लिए हमको चाहिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे होंगे कि तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर ऐसे लिखेंगे 15 ओम के 3 प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध ऐसे लिख देंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सूत्र है। तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3/15 और ये 1/5 है तो आर की वैल्यू आ गई 5 ओम। आई का मान पूछा है, आई बराबर B/R। बी का मान 10 वोल्ट है, आर का मान 5 ओम है। आई का मान आ गया 2 एम्पियर, आई का मान आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर है धारा का मान, पूरे परिपथ की धारा है। ये तीनों प्रतिरोधों में इसका मान अलग अलग होगा क्योंकि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। फिर इसी प्रश्न में है कि तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। 2 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी है तो इस बिंदु का विभवांतर, इस बिंदु और इस बिंदु दोनों का बीच में जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है, तो तीनों के सिरों पर विभवांतर भी 10 वोल्ट ही होगा। चलिए अगला प्रश्न। इन्होंने कहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आप लिखेंगे कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने बताया, 1840 ऑप्शन भी लिख सकते हैं। 1840 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने बताया कि यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। खैर इसमें उन्होंने कुछ सूत्र वगैरह भी बताए थे, लेकिन नंबर 2 ही नंबर में है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आगे न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल हम हल कर रहे हैं। 10 ओम के प्रतिरोध वाले तापक में, तापक मतलब कोई एक तार है, उसमें आर की वैल्यू है 10 ओम, 15 एम्पियर की धारा, आई इज इक्वल टू 15 एम्पियर की धारा है और 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो टी बराबर 30 मिनट यानी 1800 सेकेंड। तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। H बराबर सिंपल सा सूत्र है I²RT। तो I का मान 15, तो 15 गुणे 15, R का मान 10 और T का मान 1800। 15 गुणे 15 कर लेंगे हम, आंसर हो गया 225 और ये 100 गुणे 1800 तो 18 गुणे 1000, क्योंकि ये 18,000 आएगा। 225 का गुणा 8 में करना है तो 18×5 = 90
के 0 और 18 दूनी 36 और 9, 36 और 9 45 के 5, फिर 18 दूनी 36 और 4 40, 40 50 गुणे 1000 या 405 गुणे 10,000। इसको हम लिख सकते हैं 40.5 गुणे 10 की पावर 4 ये था, ये 5 और मात्रक होगा जूल। बहुत सरल सवाल था, नोट कर लीजिए इसको। चौथे प्रश्न को आप देखेंगे, लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर में है। तो चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण क्या, 5 गुण हम लिखाए हैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, पहला गुण। दूसरा गुण होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, 2 हो गया। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, 3 गुण हो गया। चौथा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सघन जबकि मध्य में एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। 5वें पे लिख दे सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, आप कर ले जाएंगे। आगे एक प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहले तो सूत्र लिखेंगे हम लोग। सीधे धारावाही चालक, हेडिंग पढ़ाया था हमने, रिजुलेखीय धारावाही चालक के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र है μ0 × I/2πr। सिंपल सा सवाल, कोई 2 कारक बताइए जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान बदला जा सके। तो पहला कारक, धारा का मान बदलने पर, देखिए I पर निर्भर कर रहा है, धारा का मान बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल जाता है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, B ∝ I। और दूसरा लिख सकते हैं B ∝ 1/r, यानी किसी सीधे या ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार से उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिखा है, दोनों कारक हो गए, 2 नंबर में पूछा भी था। आगे, सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। बहुत सरल सवाल। ये सीधे धारावाही चालक तार, इधर की ओर पॉइंट P, धारा ऊपर की ओर जा रही है। देखिए ये तरीका बताया था, ये दिख रहा है अंगूठा, अंगूठा हमको रखना है धारा की दिशा में। तो धारा ऊपर जा रही है, जिधर पॉइंट हो उधर अपनी उंगलियों को बिछा देना है, दाएं हाथ का ही होना चाहिए। तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। देखिए उंगलियां मुड़कर अंदर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के विलंबोत अंदर की ओर। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर बिछी हों जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा या उंगलियों के लिपटने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये आप लिख देंगे। अथवा करके इन्होंने लिखा है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र में बनाइए। बिल्कुल बन जाएगा। धारावाही परिनालिका कैसे बनता है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जब किसी आधात्विक बेलनाकार पाइप के ऊपर चालक तार के फेरों को पास पास लपेट दिया जाता है तो इसको हम परिनालिका कहते हैं। और जब इन फेरों में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक कहते हैं। अब इसमें हम धारा प्रवाहित कर देंगे। ध्यान से देखिए, टॉपिक क्या याद रखना, ये क्लास में पढ़ाया गया है। अगर किसी लूप में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, यहाँ इस ओर यहाँ इस ओर, तो इसे घुमा देंगे, बन गया साउथ पोल। और अगर किसी लूप में धारा की दिशा
एंटी क्लॉकवाइज हो यानी कुछ इस प्रकार से हो तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तो देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने इधर बनाया है, यहाँ धारा ऐसे जाएगी, यहाँ देखिए ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे यो कुल से घूम जा रही है, फिर ऐसे ऊपर जा रही है, फिर ऐसे घूम जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से है। हम इधर देखें तो दिख पा रहा होगा आपको कि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, और यहाँ बना है कि क्लॉकवाइज पे साउथ पोल बनता है, तो ये बन गया साउथ, तो वो दूसरा बन जाएगा नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे साउथ की ओर आएंगी इस प्रकार से। ये बन गया, साफ सुथरा चित्र बनाएंगे, स्पष्ट नंबर मिलेगा आपको। ये बन गया। घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, काहे किया जाता है? ताकि जब कभी घरों में ओवरलोड हो जाए, धारा का मान एक लिमिटेड मान से अधिक हो जाए, नियत मान से अधिक हो जाए, तो धारा के उसमें प्रवाह के कारण मध्य में एक पतला तार लगा होगा जो कि कट जाएगा, और घर पर आपके घरेलू विद्युत परिपथ पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे कहानी बता के तो लिखना नहीं है, उसमें आप आंसर लिखेंगे कि प्रश्न इनका है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग इसलिए किया जाता है या उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धारा के मान को अति होने पर या एक निश्चित मान से अधिक होने पर तापन के कारण गल जाते हैं, और घरेलू विद्युत परिपथ सुरक्षित रहता है। यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है। चलिए आगे, लास्ट प्रश्न है 2 नंबर में। लास्ट प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, पी की वैल्यू 200 वाट, एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन पर डे चलाया जाता है। 6 रुपया प्रति किलोवाट घंटे, 6 रुपये प्रति kWh, इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, यूनिट कहते हैं। दर से 30 दिन तक चलाने पर, कितना दिनों तक? 30 डेज चलाने पर ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यूनिटों की संख्या, सूत्र पढ़ाए हैं आपको, kWh या यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू वाट गुणे घंटे गुणे दिन और डिवाइड बाई 1000। तो वाट कितना है? 200 वाट है। कितने घंटे यूज कर रहे हैं पर डे? 10 घंटे। और कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। और डिवाइड बाई 1000। 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो ऊपर काट देंगे, 20 तिया 60, 60 यूनिट बिजली, 60 यूनिट या 60 kWh बिजली इस रेफ्रिजरेटर के द्वारा खर्च की जाएगी। मूल्य पूछा है तो इन्होंने खुदरा मूल्य यहां दे रखा है, 1 यूनिट या 1 kWh पर 6 रुपए, तो 60 के मूल्य 60 kWh है, और प्रति kWh 6 रुपए लग रहा है, तो 360 रुपए बिजली का बिल इस रेफ्रिजरेटर के लिए प्रति माह आएगा। तो ये था सन 2025 का 824 सीएल। ये दूसरा सेट था, हमने दूसरा इसलिए किया क्योंकि पहला इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी बच्चे आवेश आवेश में पहले सेट को करते हैं और दूसरे तीसरे पे वो बंद कर देते हैं। खैर आप अगर किए हैं तो बहुत अच्छा, आगे के सेटों को भी करते रहें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में या इस दिए गए नाम के इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन को, हम जरूर उसको हल करेंगे। या स्कूल के जो ग्रुप बने हैं, अगर आप मोमेंटम या एसबीपी के छात्र छात्रा हैं तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने सभी सहपाठियों के साथ जो 10th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर भी करें। और यदि किसी तरह के सुझाव को आपको लगता है कि ये सुझाव देना चाहिए तो हम आपको सुझाव के लिए आमंत्रित करते हैं। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।